हेलो बच्चों, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है ब्रिटिश संविधान वो पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने कल लॉर्ड सभा की कार्य शक्तियाँ एवं उसको उपयोगिता देखी थी और आज हम पढ़ेंगे विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ है डायसी के विचार में इस शासन पर ब्रिटेन वासी गर्व का अनुभव करते हैं, यानी ब्रिटेन वासियों को विधि के शासन पर गर्व है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद कुछ भी हो वह राज्य की साधारण विधि व साधारण न्यायालय के अधीन है। डायसी की रचना संविधान की विधि लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पक्ष हैं, यानी ब्रिटेन में जो ब्रिटेन वासी है वो गर्व करते हैं क्योंकि वहाँ विधि का शासन है और चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, उसने कोई भी अपराध किया हो तो साधारण विधि के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और साधारण न्यायालय में उसमें मुकदमा चलेगा। और डायसी की जो रचना है संविधान की विधि, इसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अब जो विधि का शासन है उसके 3 पक्ष हैं। पहला है बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना। किसी भी व्यक्ति को जब तक दंड नहीं दिया तब तक दंड नहीं दिया जा सकता और न उसके शरीर व संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे साधारण न्यायालय में साबित न किया हो। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को और उसके शरीर को या उसकी संपत्ति को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है तब तक कि उसने किसी कानून को नहीं तोड़ा हो या उल्लंघन नहीं किया हो। और साथ ही ये भी आवश्यक है कि साधारण न्यायालय में उसका अपराध साबित नहीं हो गया हो, यानी जब तक वह अपराध नहीं करे और उसका अपराध साबित नहीं हो तब तक व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता है। तो इससे एक सिद्धांत निकल के आता है कि इस प्रकार पहले सिद्धांत से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हुई है और कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता को रोकने का कार्य करता है। अर्थात ये है कि कार्यपालिका ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करे या स्वेच्छाचारिता से व्यक्ति को ज़बरदस्ती जेलों में ठूस दिया जाए या उन पर कोई अत्याचार किया जाए। उससे बचाने के लिए यह सिद्धांत है कि जिसमें पहले व्यक्ति अपराध करेगा, अपराध साबित होगा तो ही उसे दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो यह कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता या मनमानी को रोकने के लिए है। दूसरा है कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ है प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही एक ही कानून के अंतर्गत आते हैं, यानी अपराध चाहे एक साधारण सिपाही करे या प्रधानमंत्री करे, समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा। और केवल सम्राट इसमें अपवाद है। वो इसलिए है कि सम्राट वहाँ कोई भी कार्य नहीं करता है, वह केवल 3 कार्य करता है: सलाह देने का कार्य, और अगर वो चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का अधिकार। उसके पास ये 3 अधिकार हैं जो वो मंत्रिमंडल को देता है। इसके अलावा सम्राट कोई भी कार्य नहीं करता है। जब वो कोई कार्य नहीं करता है तो उससे कोई गलती भी नहीं होगी, इसलिए सम्राट इसमें अपवाद है। जबकि फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशासकीय विधि है और प्रशासकीय न्यायालय है। इसका अर्थ है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपराध करता है तो प्रशासकीय विधि के अंतर्गत प्रशासकीय न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता है, यानी साधारण विधि और साधारण न्यायालय हैं और सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय हैं। तो वहाँ पर 2 तरह की विधि और 2 तरह के न्यायालय हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। जो दूसरा सिद्धांत है वह कानूनी समानता स्थापित करता है कि चाहे साधारण व्यक्ति ने अपराध किया हो या सरकारी कर्मचारी ने अपराध किया हो या किसी बड़े व्यक्ति ने अपराध किया हो, समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा। तो यानी कानून के समक्ष सब समान है, चाहे व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। और तीसरा है इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। इसका अर्थ यह है कि न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों से नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त हुई है जो समय समय पर न्यायालयों ने दिए हैं। तो जो भारत में, अमेरिका में तो नागरिकों जो अधिकार हैं वो संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, जबकि हमें पता है कि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है और वहाँ नागरिकों को इस तरह से अधिकार लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रिटेन में नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है, वहाँ भी अधिकार प्राप्त है। तो इस
से ये इस सिद्धांत से यह अर्थ निकल के आता है कि ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी नहीं देता, फिर भी उन्हें न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों से स्वतंत्रता प्राप्त है और ये न्यायिक निर्णय संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। तो विधि के शासन से के जो सिद्धांत हैं उनसे 3 बातें निकल के आती हैं कि विधि के शासन द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है और कार्यपालिका की मनमानी व स्वेच्छाचारिता को रोका जाता है। दूसरा है विधि के शासन का अर्थ है कानूनी समानता, यानी अपराध कोई एक बड़ा व्यक्ति करे या छोटा व्यक्ति करे, सरकारी हो या साधारण व्यक्ति हो, सभी एक तरह के कानून व एक तरह के न्यायालय के अधीन हैं। और ब्रिटेन में संविधान में मूल अधिकार कहीं लिखित रूप में नहीं है, फिर भी न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों के द्वारा वहाँ के नागरिकों को सभी तरह की स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त है। और जब कभी इस तरह का जो लॉर्ड सभा है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है। अब ब्रिटेन की दल व्यवस्था को देखें तो ब्रिटेन में भी 2 दल विद्यमान हैं। एक है टोरी दल, पुराने समय में उसका नाम टोरी दल था, बाद में उसे अनुदारवादी दल कहा गया और यह परंपरागत संस्थाओं, प्रथाओं व विचारधाराओं की रक्षा करने के पक्ष में है। यह परिवर्तन तो चाहता है लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है और इसको जमींदारों, धनिकों, पादरियों, व्यापारियों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों आदि का समर्थन प्राप्त है। दूसरा है श्रमिक दल। यह दल ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है, यानी यह पुरानी व्यवस्थाओं को या पुरानी जो परंपराएं हैं उनको समाप्त करके परिवर्तन करना चाहता है, लेकिन यह परिवर्तन का तरीका संवैधानिक ढंग से करना चाहता है। हिंसा या क्रांति के द्वारा ये परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। और तीसरा है उदारवादी दल, जिसको विग पार्टी भी कहा गया है, लेकिन इसका प्रभाव अब समाप्त हो गया। तो इस प्रकार ब्रिटेन में मुख्यतः 2 दल हैं, एक श्रमिक दल, एक अनुदारवादी दल। इसमें एक दल सरकार बनाता है और दूसरा दल विपक्ष में रहता है और यहाँ पे 2 ही दल प्रमुख रूप से विद्यमान हैं, इसलिए जो विपक्ष होता है वो भी काफ़ी सशक्त होता है। लोकतंत्र वो सरकार की आलोचना करता है, उसे जनमत के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बनाने का कार्य करता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।